हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 7 की, उसके चैप्टर 3 को देखेंगे। मैं आज से हिंदी का साइंस का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक से वो भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से पार्ट्स जो हैं वो रह गए थे हमारे टॉपिक्स। तो मैं आपके इस सी टेट तक उसको कंप्लीट करा दूँगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 7 का, रेशो से वस्त्र तक। इससे पहले मैं क्लास 6 में भी रेशो से रिलेटेड चैप्टर है वो बता चुकी हूँ, ये आप उसका सेकंड वीडियो समझ लीजिए। तो फाइबर टू फैब्रिक यानी किस तरह से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे हम उनसे फिर वस्त्र बनाते हैं। फर्स्ट जो हमने क्लास 6 का देखा था उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स से हमें कौन कौन से प्लांट से हमें रेशे प्राप्त होते हैं और उससे हम क्या क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल से हमें कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जांतव इंग्लिश में से कहेंगे एनिमल फाइबर्स। ठीक है। अब कौन कौन से रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, बहुत ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कौन से रेशे हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं और कौन से हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गई, ये दोनों ही जो है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जैसे कि पटसन वगैरह है वो हमें किसी प्लांट से मिलता है। कॉटन हो गया वो प्लांट से मिलता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जो क्लास 6 है उसमें बताया है। अब ऊन देखते हैं, हमें ऊन कैसे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो ऊन, ठीक है, यार्न यानी भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे कि ऊन हमें कैसे मिलती है तो लोग कहेंगे भेड़ से, शीप से हमें ऊन मिलती है। लेकिन सिर्फ भेड़ ही एक मात्र सोर्स नहीं है जिससे हमें ऊन मिलती है, बल्कि बकरी से, याक से और बहुत से ऐसे जंतु हैं जो कि ठंडी जगहों पे, पहाड़ी क्षेत्रों पे रहते हैं, जिसकी ठंड से बचने के लिए उनकी जो शरीर पे बाल बहुत घने और बहुत बड़े बड़े निकल आते हैं और जिससे ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। अब जब भेड़ की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊन प्राप्त की जाती है वो भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है, तो उस पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल, एक दाढ़ी होती है उस तरफ रूखे बाल होते हैं, और त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक है, नहीं उसकी स्किन पे मुलायम बाल होते हैं। तंतुरूपी यानी फाइब्रस सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। तो जो तंतुरूपी बाल जो उसकी स्किन पे होते हैं उनसे ही ऊन बनाई जाती है। ठीक है। अब ऊन प्राप्त करने वाले जंतु, अब हम जंतुओं की बात करेंगे कि कौन कौन से जंतु हैं जिनसे ऊन मिलती है। जैसे मैंने आपको बोला है कि सिर्फ भेड़ों से ही ऊन नहीं मिलती है, और भी अन्य जंतुओं से आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा आएगा कि ऊन हमें किन किन जंतुओं से मिलती है, तो वहाँ पे ऑप्शन में इनके नाम आएंगे। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, राइट। भेड़ों की अनेक नस्लों से ऊन प्राप्त होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अब तिब्बत और लद्दाख में याक होते हैं तो याक से वहाँ पे ऊन बनाई जाती है। बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है इसे, कि अगर पूछा जाता है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है तो वो किससे प्राप्त होती है, बकरियों से। बकरियों की किस नस्ल से, अंगोरा नस्ल से, इसीलिए नाम उसका अंगोरा है। फिर आता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है अंगोरा ऊन देने वाली बकरियाँ, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं और जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। पश्मीना शॉल जो कि बहुत ही फेमस है, क्यों, क्योंकि ये जो बकरियां हैं ये बिल्कुल बहुत ही यूनिक होती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं, और इनके जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही एकदम रोई की तरह होते हैं। तो इनसे जो शॉलें बनाई जाती है वो बहुत गर्म होती हैं, लेकिन बहुत ही हल्की, लाइट वेटेड होती हैं। इसकी वजह से जो ये पश्मीना शॉल, इन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। तो किससे बनाई जाती है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से। पश्मीना शॉल जो होती है इसलिए बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि ये बकरियां जो है बहुत कम पाई जाती हैं। तो जो चीज़ बहुत मात्रा में कम हो कहीं पे तो वो चीज़ महंगी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता चल गया अंगोरा ऊन किससे मिलती है, पश्मीना शॉल है किससे बनती है, ज़्यादा ये कहाँ पे बनती है, जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र पे पाई जाने वाली बकरियों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरी से। नेक्स्ट आता है ऊँट के बालों का प्रयोग भी ऊन के लिए किया जाता है। कभी आपने सुना है कि ऊँट के बालों का प्रयोग भी किया जाता है? तो ऊँट के बालों का प्रयोग भी ऊन के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और
एल्पैको से भी ऊन प्राप्त होती है। तो इसके अलावा क्या है, लामा और एल्पैको भी एनिमल के नाम हैं, जंतुओं के नाम हैं, इनसे भी ऊन पाई जाती है, प्राप्त की जाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में। तो ये जितने भी नाम हैं ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। लामा क्या है, एल्पैको इससे क्या मिलता है, कहाँ पाए जाते हैं, ऊँट से मिलते हैं। तो अभी आपको क्या पता चला किन किन से हमें ऊन मिलती है। हमें बकरी से ऊन मिलती है, याक से ऊन मिलती है, भेड़ से ऊन मिलती है, ऊँट से ऊन मिलती है। इसके अलावा लामा और एल्पैको से भी ऊन मिलती है। अब है रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन तक यानी इन सब से हमें रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, बाल हम इनके यूज़ करते हैं। उससे हम ऊन कैसे बनाते हैं, तो भेड़ पालन और प्रजनन। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे हम भेड़ों से ऊन बनाने की विधियाँ समझेंगे तो उसके लिए पहले किया जाएगा, उनको पाला जाएगा। ठीक है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गृहिणियों को भेड़ों को पालते देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगहों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको आएगा कि ऊन का पालन कहाँ किया जाता है। ठीक है, ऊन पालन के लिए हम लोग या भेड़ पालन के लिए कहाँ कहाँ सी जगह है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे हम एक चार्ट देखते हैं, इसमें भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें बताई गई हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं और इनसे किस तरह की ऊन मिलती है वो बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात की गई है। तो नस्ल का नाम है जैसे कि लोही, इससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। दूसरी नस्ल है हमारी रामपुर बुशायर, जो कि भूरी ऊन मिलती है इससे और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरी है हमारी नाली या नली भी बोलते हैं इसे, इससे गलीचे की ऊन मिलती है। गलीचे यानी जो कारपेट होती है, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। फिर आती है बाखरवाल, इससे ऊनी शॉलों के लिए ऊन मिलती है, ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। फिर है मारवाड़ी, मोटी और रुक्ष ऊन मिलती है, ये गुजरात में है। और है फिर पाटनवाड़ी, जो कि हौजरी के लिए मिलती है और ये गुजरात में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ट जो है, इसमें सारे टाइप्स दिए हुए हैं कि कौन सी ऊन जो है वो कहाँ मिलती है, किस तरह की नस्ल से मिलती है और किस जगह पे। ठीक है, उसके बाद आती है, ये देखिए क्या है, सिलेक्टिव ब्रीड क्या होता है, वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है। अच्छी किस्म की भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें एक जनक अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, यानी क्या किया जाता है, एक अच्छी किस्म की जो भी हमें भेड़ मिल गई जिसकी जो ऊन है वो बहुत अच्छी है, उससे वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है और उससे क्या है, अच्छी किस्म की और भेड़ें पैदा की जाती हैं और उनसे अच्छी किस्म की ऊन को प्राप्त किया जाता है। अब इसे वर्णात्मक प्रजनन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमने इस पर सेलेक्ट किया है अच्छी किस्म की नस्ल को, इसलिए इसे सेलेक्टिव ब्रीड कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्णात्मक प्रजनन क्या है। ठीक है, किसके लिए होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर देखते हैं रेशो को ऊन में संधादित करना। संधादित यानी प्रोसेसिंग, किस तरह से हम फाइबर से अब वूल बनाएंगे। ये तो हमने पालन हो गया, कहाँ किया जाता है, इंडिया में किस किस जगह पे किया जाता है, पता चल गया आपको। ठीक है, अब इसके जो रेशम की जो प्रोसेसिंग है पूरी, सॉरी रेशम कह रही हूँ, ऊन की जो पूरी प्रोसेसिंग है बनने की फाइबर से, उसके चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। पहला चरण है, इसमें क्या होता है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। अब आपने भेड़ पाली, उसके बाल जब बड़े बड़े आ गए बहुत ज़्यादा, तब उसको क्या, त्वचा की पतली परत के साथ ही काट लिया जाता है। जैसे कि आप क्या करते, उस तरह चलाते हम लोग बाल काटने के लिए ना, लेकिन हम लोग क्या है, अपनी स्किन नहीं होती है उसमें काटते, लेकिन भेड़ों से क्या पतली सी परत काटी जाती है। वो जो परत होती है वो डेड सेल्स की होती है, इसलिए उन्हें किसी तरह का दर्द नहीं होता है। ये प्रक्रिया ऊन की कताई कहलाती है, इसे शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ऊन की कताई। ठीक है, सेकंड चरण आता है, यानी फर्स्ट चरण में हमने किया ऊन की कटाई। सेकंड चरण, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाती है और ये प्रक्रम अभिमार्जन या सॉरिंग कहलाता है, स्कॉरिंग कहलाता है। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है, अभिमार्जन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उनको सफाई करना एक तरीके से। ठीक है, जो हमने बाल लिए हैं उनको पूरे अच्छे से धुला जाता है, जो भी चिकनापन, धूल, मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाए। थर्ड स्टेप आता है
हमारा अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। ठीक है, छटाई यानी कि शॉर्टनिंग, छांटा जाता है उसे। रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। यानी कि अगर कोई बाल होते हैं जिनमें गांठें हैं, लच्छे से बने हैं छोटे छोटे, तो उन धागों को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है, फिर वो आप सिलाई जब करोगे तो फिर बीच में फंसेंगे और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, उभर के आएंगे ना, तो उन्हें छांटा जाता है। तो थर्ड आता है हमारा छटाई। ठीक है, फिर आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। अब छटाई हो गई, ठीक है, धुल लिया गया, सब कुछ हो गया, अब उन्हें सुखाया जाता है। परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो कि बर कहलाते हैं। इंग्लिश में भी इन्हें बर्स कहा जाता है। और इस प्रकार उत्पाद जो हमें मिलता है उसे ही ऊन कहते हैं। अब क्या होता है, फोर्थ चरण में बालों को हम सुखाते हैं। सुखाने से पहले उसमें छोटे छोटे अगर फूले फूले हिस्से होते हैं, जैसे कि आपके स्वेटर्स वगैरह पे भी निकल आते हैं ना, तो वो उन्हें बर कहते हैं, उनको छांट लिया जाता है। फिर हमें एक ऊन जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। और फिफ्थ जो इसका चरण होता है, यानी लास्ट स्टेज जो होती है, उसमें रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। यानी कि फिर अब उनको कलर किया, हमें ऊन मिल गई है, ठीक है। अब ऊन जो मिलती है वो ज़्यादातर वाइट या ब्लैक या ग्रे कलर की मिलती है, तो अब उनमें रंगों में रंगाई की जाती है, जैसा भी रंग आपको चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग, ठीक है, हिंदी में रंगाई। अंतिम चरण को फिर एक छः स्टेप होते हैं। सिक्स्थ स्टेप में होता है जो कि अंतिम चरण है, वो होती है रीलिंग। अब कलर कर लिया, अब इसके क्या रील बनाई जाती है, रोल्स बनाए जाते हैं ऊन के। तो अंतिम चरण को रीलिंग या रोलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है, और लंबे रेशों को काट कर ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब जो लंबे लंबे होते हैं उनसे तो हम गुल्ले बना लेते हैं, ठीक है, रोलिंग कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे निकल के आते हैं उनसे क्या किया जाता है, उनसे ऊनी वस्त्रों को बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे फेंक नहीं दिया जाता उनको, ठीक है। तो अगर हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखें कि पूरी प्रोसेस क्या है, कि फाइबर से वूल कैसे मिलती है, रेशो जो भी हमारे बाल थे या रेशे थे उनसे किस तरह से ऊन मिलती है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होती है। कटाई यानी कि हम बालों को काट लेते हैं भेड़ों से। फिर अभिमार्जन यानी सफाई करते हैं उसकी। फिर होती है छटाई, उसमें से छांट लेते हैं, कोई उलझे हुए या फूले हुए या मोटे धागे उन्हें अलग कर लेते हैं। फिर बर की छटाई करते हैं, बर फूला हुआ टुकड़ा होता है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद रंगाई करते हैं, हमें ऊन मिल जाती है। फिर रंगाई करते हैं उसके, और फिर रीलिंग कर लेते हैं, यानी गुल्ले बना लेते हैं बुन के। तो ये पूरी प्रोसेस है, आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, स्पेशली अभिमार्जन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये तो बात थी ऊन की। दूसरा हमारा रेशा जो है, जो हमें जंतुओं से मिलता है, वो क्या है, रेशम, सिल्क, ठीक है। तो रेशम के रेशे भी जानवंत रेशे यानी एनिमल फाइबर हैं, और रेशम के कीट सिल्क वॉर्म रेशम के रेशे बनाते हैं। यानी अब यह जैसे आपको बताया मैंने अभी कि ऊन हमें किससे मिलती है, बहुत सारे से, जैसे भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, याक से। वैसे रेशम, रेशम हमें किससे मिलता है, रेशम हमें मिलता है रेशम के कीट से। इंग्लिश में इसे सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं। इससे हमें रेशम मिलता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है। अब इन्हें पालते हैं, ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी चीज़ चाहिए उसका, तो उसको पालना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में एक। तो इनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, जिसे रेशम कीट पालन और इंग्लिश में सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो रेशम कीट पालन मोस्टली नहीं लिख कर आता है, सेरीकल्चर ही लिख कर आता है क्वेश्चन में। तो ऐसे पूछ लिया जाता है सेरीकल्चर क्या है, किसके लिए किया जाता है। तो सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन है। रेशम प्राप्त करने के लिए किया जाता है रेशम की कीटों का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत में रेशम उत्पाद में उद्योग में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण, यानी ज़्यादातर जो रेशम कीट उद्योग है वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं। और रेशम उत्पाद में चीन विश्व में पहले स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा जो रेशम है वो कहाँ पाई जाती है, वो उसका उत्पादन चीन में होता है। चीन में क्यों होता है, आपको आगे हिस्ट्री पता चलेगी कि रेशम आया कैसे, ठीक है। भारत को भी रेशम उत्पादक देशों की प्रमुख श्रेणी में गिना जाता है। भारत में भी बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पाद होता है, इसलिए ये भी जो है वो प्रमुख श्रेणी में आता है। अब रेशम के कीट का हम जीवन चक्र देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होती है।
लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ठीक है, तो मादा रेशम कीट अंडे देती है और जिनसे लार्वा निकलते हैं, यानी जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है वो उसका काम होता है अंडे देना। वो एक बार में 100 तक अंडे दे देती है। उससे क्या होता है, लार्वा निकलता है। लार्वा निकलता है जो कि कैटरपिलर या हिंदी में इल्ली कहते हैं या रेशम कीट ये कहलाता है। ये आकार में वृद्धि करके अगली अवस्था में प्रवेश करके प्यूपा या कोशित कहलाता है। अभी क्या होता है, ये शहतूत के पेड़ों पे नहीं पाला जाता है। वो शहतूत अभी ये जब कैटरपिलर बन जाता है तो वो पत्तों को खाने लगता है, बहुत तेज़ी से खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। खाते खाते वो आकार में वृद्धि करता है, फिर अगली स्टेज में पहुंच जाता है अपनी लाइफ साइकिल की, जिसे प्यूपा कहते हैं, हिंदी में इसे कोशित कहते हैं। मोस्टली प्यूपा ही लिखकर आता है। ये अपने चारों ओर एक जाल बना लेता है और फिर ये 8 संख्या के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। तो ये क्या होता है, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन का स्रावन करता है और उससे क्या अपने चारों तरफ एक जाल बनाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 8 संख्या। ये जाल जब बनाता है तो क्या करता है, 8 की संख्या के रूप में घूमता रहता है अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सिरे की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्थापित करता है जो कठोर होकर या सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन, यानी कि जो रेशम का रेशा होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ये जो होता है अपने, ये एक तरह से ये क्या करता है, ये क्यों करता है, ये अपने तरफ आवरण बनाता है। ये जो रेशम के रेशे हैं इसका वो आवरण बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर ही वो क्या है, ग्रोथ करता रहता है। अब ये जो कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है और ये आवरण कोकून कहलाता है। यानी कि जब ये अपने चारों, मान लिया ये कैटरपिलर है, ठीक है, इसने अपने चारों तरफ पूरा इतना वो बनाता जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर वो एक बहुत मोटा सा गोल सा सख्त सा एक कवर बन जाता है और इसके ये जो कवर है वो क्या कहलाता है, ये कोकून कहलाता है। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है, ये रेशम का जो कीट है उसका जीवन चक्र है। सबसे पहले सिल्क मोथ है, उस जो फीमेल है उसने एग दिए, उनसे सिल्क वॉर्म बनी और उन्होंने अपने चारों तरफ रेशम के जो धागे बनाए और से कोकून का निर्माण किया। तो पूरी लाइफ साइकिल है उसकी। आगे देखते हैं, रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने में किया जाता है। अभी जो रेशम के हमारे जो रेशे मिलते हैं हमें, उससे क्या उपयोग किया जाता है, उससे वस्त्र बनाए जाते हैं और बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, इसलिए जो अच्छी क्वालिटी का रेशम है वो काफ़ी महंगा मिलता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गई थी कि रेशम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। इसकी जो मजबूती है वो कितनी है, स्टील का तार जैसे मजबूत होता है उसकी जितना मजबूत होता है रेशम का रेशा। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। यहाँ पे जो रेशम के कीट होते हैं वो भी कई तरह की वैरायटी होती है उनकी, अतः उसी के बेस पे क्या होता है, रेशम भी जो होती है वो कई तरह की होती है। वो डिपेंड करता है रेशम के कीट जो होते हैं वो किस तरह का प्रोटीन से अपने चारों तरफ आवरण बना रहे हैं, उनकी शाइनिंग कैसी है, मजबूती कैसी है उनका, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से क्या है कि रेशम के कीट कई तरह के होते हैं, अतः रेशम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नाम पता होना चाहिए, ये सब क्या रेशम के प्रकार है, टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम। कोकून से मिल रहा है, कोकून से ही, कोकून किससे बना, जब चारों तरफ उसने अपने चारों तरफ रेशम के धागा को बो लिया तब तो कोकून का निर्माण हुआ, तो कोकून से ही जो है वो रेशम प्राप्त की जाती है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट या मालबरी सिल्क मोथ है। इस कीट से प्राप्त रेशम को रंगों में रंगा जा सकता है और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पाद करता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोकून से हमें सिल्क मिलेगा। क्या हुआ, सबसे पहले हमने रेशम के कीट को पाला, रेशम के कीट में जो फीमेल सिल्क वर्म थे उसने अंडे दिए, उन अंडों से फिर क्या कैटरपिलर बना, कैटरपिलर ने पत्तियों को खाया और फिर वो बड़ा होकर अपनी सेकेंड स्टेज पे पहुंचा जिसे कहते हैं प्यूपा। ठीक है, तो कैटरपिलर क्या करता है कि 8 की संख्या में एक सिरे से नीचे दूसरे सिरे पे घूमते घूमते अपने प्रोटीन का एक स्राव निकालता है, उससे अपने चारों तरफ एक आवरण, एक जाल सा बना लेता है और उससे बनता है कोकून। कोकून के अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्यूपा होता है। तो ये जो कोकून होती है, इनसे अब हम इससे कैसे रेशम को अलग करेंगे, कैसे हमें प्राप्त होगा, वो
मेथड देखेंगे अब। तो फ्रॉम कोकून टू सिल्क, रेशम कीट पालन। ठीक है, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, यानी बहुत मात्रा में अंडे देती है। फिर क्या किया जाता है, इन्हें रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। जो रेशम बनाते हैं, पालन करते हैं इन कीड़ों का, रेशम के, उनको इन अंडों को बेच दिया जाता है। वे अंडों को उचित ताप व आर्द्रता पर रखते हैं ताकि उनका जो डेवलपमेंट है, आगे की स्टेज, वो चालू रहे। यानी कि इससे कैटरपिलर बने, फिर कोकून बने और हमारा फिर वो रेशम का उत्पाद कर सके। तो उसके लिए उन्हें उचित मात्रा और आर्द्रता पर वो रखते हैं। अंडों से उपयुक्त ताप पर लार्वा निकल आते हैं। लार्वा यानी कि कैटरपिलर शहतूत के पत्तियों को खाता है। फिर 25 से 3 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कितने दिन तक वो खाता है, 25 से 3 दिन, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद वो बंद कर देता है। फिर कोकून बनने लगता है। कैटरपिलर को बांस की ट्रे में रखा जाता है, यानी कि जब कैटरपिलर जो खा रहा है, ठीक है, पत्तियों के साथ, उसे बांस की ट्रे बड़ी बड़ी बनाई जाती है, उन पर रखा जाता है। फिर जब वो 25 से 30 दिन बाद खाना बंद कर देता है तो कोकून के भीतर प्यूपा विकसित हो जाता है। फिर क्या, वो कोकून बनाने लगता है और उसके अंदर प्यूपा विकसित हो जाता है। तो कोकून जो है वो कहाँ पे बनते हैं, वही बांस के ट्रे पे हमने रख दिया था कैटरपिलर, तो वहाँ पे कोकून बहुत सारे बन जाते हैं। अब रेशम का संसाधन, प्रोसेसिंग सिल्क। अब इन कोकून से कैसे निकाली जाती है सिल्क, तो वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही, अब क्या है, इस कोकून के अंदर प्यूपा है, लेकिन प्यूपा से वापस से वो एक वयस्क कीट बन जाए, उसको बनने से पहले क्या करा जाता है, कोकून को धूप में रख दिया जाता है, या फिर पानी में उबाल दिया जाता है, या भाप में रखा जाता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और इन प्राप्त रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इससे तो अब कोकून से क्या होता है, जब उसे हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, या उबाला जाता है, या भाप में रखा जाता है, तो उससे रेशम के जो फाइबर है वो अलग हो जाते हैं। उन फाइबर से फिर रेशम के धागे बनाए जाते हैं और फिर उनकी रीलिंग कर ली जाती है। और ये विशेष मशीनों से की जाती है। जो रीलिंग है कोकून से जो हमें मिला है रेशे, उनकी रीलिंग, रेशम की रीलिंग एक विशेष प्रकार की मशीनों से की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से फिर वस्त्र बना लिए जाते हैं और इस प्रकार से कोकून से हमें क्या है, रेशम प्राप्त हो जाती है। अब बात आती है रेशम की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि चीन जो है वो नंबर 1 पर है रेशम के उत्पाद पे, तो इसकी जो खोज है वो भी चीन में ही हुई थी। वहाँ पे क्या था, एक सम्राट थे हुआंग टी और उनकी वाइफ थी सी लुंग टी। तो वो लोग क्या एक बार बाहर बैठे हुए थे, उनके वहाँ गार्डन में इसके पेड़ थे शहतूत के, तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, कोकून जो है एक बार उनके चाय की प्याली में गिर गया। चाय की प्याली में जब कोकून उन्होंने देखा कि पत्तियां जो हैं वहाँ पे खाई जा रही हैं, आप शहतूत के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां वैसे ही उन्हें खबी हुई दिखी। तो उन्होंने देखा क्या कारण है, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो हो गए हैं जो उन्हें खा रहे हैं। ठीक है, फिर गलती से एक बार क्या हुआ, वो कोकून उनकी चाय की प्याली में गिर गया। प्याले में गिर गया क्योंकि चाय गर्म होती है, तो उससे क्या हो गया, धागा जो था वो अलग हो गया, रेशम अलग हो गया। ठीक है, उन्होंने देखा ये अलग हो गया, बड़ा चमकीला है, बहुत मजबूत है। तब उन्होंने देखा कि इसका कुछ इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद क्या है, उन्होंने उससे रेशम प्राप्त करने का पूरा करने लगे। तो रेशम उद्योग जो है चीन में आरंभ हो गया। कई वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में इसे रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में भी प्रचलित किया, यानी कि फिर वो क्या करने लगे, इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे। और जिस मार्ग से वो जाते थे वो मार्ग जो है वो आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये था पूरा कि किस तरह से सिल्क मिलती है, कैसे खोज हुई, कहाँ पे पैदावार है ज़्यादा। इसके अलावा एक पॉइंट है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर भेड़ों की बात की जाए जिनसे ऊन मिलती है, तो भेड़ों की संख्या भी सबसे ज़्यादा चीन में ही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड नंबर पर भारत आता है। न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, तो न्यूजीलैंड की जो भेड़ें उनसे। उसके बाद है बुकना नाम के जंतु से भी ऊन प्राप्त होती है। देखिए मैंने ऊन के आपको बहुत सारे नाम बताए थे, इसके अलावा एक बुकना नाम का जंतु है, उससे भी ऊन प्राप्त होती है। तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सिंपल था लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। वो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन उनको आप टर्म्स हैं उनको याद रख लीजिएगा। आप अपना शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। तो बस यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।